हाय एवरीबॉडी, जो केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना चाहते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बायोमॉलिक्यूल जो नहीं पढ़ाए हैं। उस बायोमॉलिक्यूल का नाम है एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, जान लीजिए कि जीवों के शरीर में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो जीवों के शरीर में जो होने वाले केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस नेचुरल होते हैं। इस तरह के रिएक्शन को प्रयोगशाला में आसानी से नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो अब है क्या, आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसको बहुत जल्दी और तेज़ी से कराने के लिए, उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को भी कैटलाइज करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए एक खास तरह का फैक्टर होता है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। अर्थात जितने भी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन, अर्थात जितने भी शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती है, उन सारी रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला एकमात्र एक फैक्टर है जिसका नाम एंजाइम होता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, वह भोजन हमारे शरीर के अंदर पेट में जाकर, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो वह सारा डाइजेशन एंजाइम के द्वारा होता है। आप देखते हैं कच्चा फल है, धीरे धीरे वह पक जाता है, उसमें रस आ जाते हैं, इसका स्वाद मीठा हो जाता है। वो क्या है, वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। भोजन का पाचन शरीर में होता है, वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। और सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसके विषय में लिखते हैं enzymes are proteinous biocatalyst which affect the, या उससे लिखिए which catalyze the biochemical reactions without consuming itself। हिंदी में आप लिख सकते हैं एंजाइम्स प्रोटीन का बना जैव उत्प्रेरक है, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। खुद खर्च नहीं होता है। यही है एंजाइम।
फिर इंजाइम के विषय में कहा जाता है ऑल द इंजाइम्स आर प्रोटीन but all the proteins are not enzyme। सभी इंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं है। नोमेनक्लेचर, तो जितने भी इंजाइम का नाम हम लोग लिखते हैं उसमें क्या जोड़ा जाता है? एज सफिक्स। जैसे कि आप देखिए नाम है प्रोटीएज, ग्लाइकोसिडेज, लाइपेज, यूरेज इत्यादि। तो हर इंजाइम के नाम के लास्ट में एज शब्द मिलेगा। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो इंजाइम को मुख्यतः 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो वह इंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बराबर होते रहता है। टू कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो उसके पहले हम एक शब्द और जोड़ दे बताना भूल गए थे, वो हम बता रहे हैं, ये स्पेशल है। एक खास इंजाइम एक खास पदार्थ पर ही प्रतिक्रिया करता है, उसको कहा जाता है वह पदार्थ उस इंजाइम का सबस्ट्रेट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक पदार्थ है प्रोटीन। अब प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम प्रतिक्रिया करता है? प्रोटीएज। तो प्रोटीन हो गया सबस्ट्रेट और प्रोटीएज हो गया एंजाइम। एंजाइम को शॉर्ट में ई से लिखते हैं, सबस्ट्रेट को शॉर्ट में एस से लिखते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा ग्रुप है जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज वह एंजाइम है जो अपने सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में। टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स molecule of substrate into simple molecule। तो जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फूड के डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स भाग लेते हैं, सब के सब होता है हाइड्रोलेज। तीसरा होता ट्रांसफेरेज।
enzymes which replace the functional group of substrate and add other substance in with that place. तो इसमें कहता है ट्रांसफेरेज वे एंजाइम है जो अपने सबस्ट्रेट के क्रियाशील मूलक को हटा देता है और उसके जगह पर कोई दूसरा पदार्थ लाके जोड़ देता है, इसको ट्रांसफेरेज कहते हैं। नेक्स्ट होता है आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज वह एंजाइम है जो अपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल देता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलता है। एंजाइम्स टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ, या इसे लिखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इस पर एक एंजाइम लगता है और इसको बदल देता है फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। तो वह एंजाइम जो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदल देगा उसको हम लोग आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं। तो ये 4 तरह का एंजाइम्स होता है, 4 ग्रुप का होता है। अब हम लोग को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को कैसे पहचान लेता है, कैसे उसके साथ जुड़ करके उसमें परिवर्तन लाता है, चेंजिंग लाता है। तो हम लोग सब जान चुके हैं कि एक खास एंजाइम अपना एक खास सबस्ट्रेट पर ही प्रतिक्रिया करता है। तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। बाद में सबस्ट्रेट में का स्ट्रक्चर, नेचर बदल जाता है तथा एंजाइम से अलग हो जाता है। इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम अपना जो खास सबस्ट्रेट है उससे जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर वह एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के संरचना को, उसके स्वभाव को बदल देता है और फिर एंजाइम जैसा था वैसा ही रह जाता है। सबस्ट्रेट अलग होकर के क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको हम लोग को समझना होगा
लॉक की मॉडल। इस मॉडल के विषय में बताया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक फिशर ने। इनका कहना है कि प्रत्येक एंजाइम के सतह पर अपने सबस्ट्रेट के आकृति के अनुसार कुछ खांच, कुछ गड्ढे, कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है एक्टिव साइट। यह एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के शेप के अनुसार से पाया जाता है। जिस तरह से एक स्पेशल ताला में एक स्पेशल चाबी ही फिट करता है, क्योंकि दोनों के बीच में ग्रूव और उभार पाए जाते हैं, सेम उसी तरह की बात है। अब इस एक्टिव साइट में क्या क्या हो सकता है? इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है, NH2 रहता है, COH रहता है, कार्बोनिल ग्रुप रहता है, इत्यादि रहता है, SH रहता है। तो ये सब ग्रुप जो है फ्री अवस्था में एक्टिव साइट में पाए जाते हैं। अब इस तरह के एक्टिव साइट में अब आप देखेंगे इसका सबस्ट्रेट का शेप कैसा होगा। तो इस तरह का हो गया ये सबस्ट्रेट। अब देख रहे हैं यह शेप अब इसके साथ फिट करेगा, यह शेप इसके साथ फिट करेगा। एक्टिव साइट में यह लॉक की सिस्टम जैसा बाइंड हो जाता है। इस तरह से बाइंड हो गया। ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बाद में क्या होता है? इसके बाद एंजाइम जैसा है सेम वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट अलग हो करके उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यही है लॉक की मॉडल। अब हम लोग को पढ़ना है कोएंजाइम्स। तो कुछ ऐसे नन प्रोटीन होते, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, कुछ ऐसे भी नन प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम जैसा व्यवहार करता है, और वह भी किसी खास केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसको कोएंजाइम कहते हैं। दोज non-proteinous matter which behave like enzymes and catalyze specific biochemical reactions। तो कुछ ऐसे भी नन प्रोटीन हैं जो प्रोटीन नहीं है, वह पदार्थ एंजाइम जैसा बिहेव करता है, स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसको हम लोग कोएंजाइम कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आता है सम विटामिन्स और सम आयंस, जैसे कॉपर हुआ, जिंक होते हैं, मैग्नीशियम होता है,
आयरन होता है, ये सब जो मेटल आयन हैं ये भी किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो ये सबको कहा जाता है कोएंजाइम्स। फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्शन। कुछ ऐसे भी फैक्टर बन जाते हैं, पाए जाते हैं, जो एंजाइम के प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है पीएच। तो कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, कुछ एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, कुछ न्यूट्रल मीडियम में वर्क करता है। तो पीएच में यदि चेंजिंग आ जाता है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज और स्टॉप, या तो परिवर्तन हो जाएगा या तो रिएक्शन होगा ही नहीं। दूसरा है टेम्परेचर। तो हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर ही प्रतिक्रिया करता है, अपना एक्शन करता है। यदि टेम्परेचर कम हो जाए सामान्य से तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। यदि टेम्परेचर हाई हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा भी होता है कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तब क्या होगा, रेट फास्ट होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा। अब जैसे ऐसा हो सकता है कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, सॉरी लो नहीं, हाई है, और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, रेट इज स्लो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये सब है जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से एंजाइम चैप्टर समाप्त हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि एक डाइसैकराइड है सुक्रोज, इस पर कौन सा एंजाइम लगेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पर एंजाइम लगता है इन्वर्टेज, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। उसी तरह से लैक्टोज है, इस पर एंजाइम लगता है लैक्टेज, इसको तोड़ देता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, अल्फा ग्लूकोज में। यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे, अल्फा ग्लूकोज। जैसे कि प्रोटीन है, इस पर एंजाइम लग जाता है प्रोटीएज, इसको तोड़ देता है किसमें,
एमिनो एसिड्स में। ये सब क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को पूछ देता है। अब जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, इस पर एंजाइम लगता है न्यूक्लिएज, और इसको तोड़ देता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। तो इस तरह से हम लोगों ने एंजाइम के विषय में भी पढ़ लिया। अब बच गया है दो पढ़ाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड और प्लस विटामिन्स, जो हम लोग कल इसको देखेंगे। थैंक यू।